गुड इवनिंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एब्डोमिनल हर्निया। अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो हर्निया एक तरीके का हमारा कोई भी इंटेस्टाइन ऑर्गेन या फिर हमारा टिश्यूज कोई वीक स्पॉट या फिर कोई हमारा ओपनिंग से वो पुशेस आउट बाहर की तरफ निकल जाए, दैट कंडीशन इज कॉल्ड हर्निया। इसकी हम अगर डेफिनेशन की बात करें, एन एब्डोमिनल हर्निया occur when an internal organ or tissues pushes through a weak spot or opening in abdominal wall or surrounding muscles। अगर हम इसके etiology, अगर हम इसके कारण की बात करें तो heavy lifting, chronic cough, constipation is the second major cause। Pregnancy is also a cause of hernia because pregnancy cause a heavy pressure on abdominal wall that cause hernia in women। Weak abdominal wall due to age, congenital defect or previous any surgery or incisions। अगर हम इसके रिस्क फैक्टर की बात करें जहां पर हर्निया आपको देखने को मिल सकती है, दैट इज ओबेसिटी एंड स्मोकर्स। अगर हम इसके टाइप्स की बात करें, टाइप्स में इंजाइनल हर्निया जो कि हमारे ग्रोइन रीजन में होता है और ये कॉमनली मेन में देखा जाता है। दूसरा हमारा अम्ब्लाइकल हर्निया, दैट इज फाउंड नियर द अम्ब्लाइकल कॉर्ड एंड इट इज यूजुअली सीन इन इन्फेंट एंड एडल्ट। अगर हम बात करें इंसिजनल हर्निया की, दैट डेवलप ऑन द साइट ऑफ प्रीवियस सर्जरी। ये जहां पर पहले सर्जरी हो गई है होती है वहां पर से डेवलप होने की ज्यादा संभावना होती है। दैट टाइप ऑफ हर्निया इज कॉल्ड इंसिजनल हर्निया। अगर हम बात करें हाइटल हर्निया की तो इसमें जो है हमारा एस्टोमैक जो है वो अपना पोजीशन छोड़ देता है और वो डायफ्राम के तहत बाहर की तरफ वल्ज आउट हो जाता है एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड हाइटल हर्निया, जिसमें कि एस्टोमैक अपने प्लेस से डिस्प्लेस हो जाता है। द कंडीशन इज कॉल्ड हाइटल हर्निया। अगर हम बात करें फीमोरल हर्निया की, बिलो द ग्रोइन रीजन कॉमन इन वोमेन। मेन के अंदर जो होता है वो तो हमने देख लिया है इंजाइनल हर्निया, बट इन फीमेल दैट इज फीमोरल हर्निया इन कॉमन। अगर हम इसके सिम्टम की बात करें तो बल्ज फॉर्मेशन इन द एब्डोमिनल और ग्रोइन रीजन, पेन और डिस्कम्फर्ट when lifting और coughing, nausea, and अगर हम बात करें लास्ट सिम्टम की, दैट इज नोजिया एंड वोमिटिंग। हम इसका पिक्चर्स भी आपको दिखा रहे हैं हर्निया के टाइप्स के। अल्सराइटिव कोलाइटिस इज अ सेकेंड टॉपिक। अल्सराइटिव का मतलब होता है अल्सर, हियर इज अल्सर, एंड कोलाइटिस का मतलब होता है कोलोन। तो अल्सराइटिव कोलाइटिस की अगर मीनिंग की बात करें तो एक क्रोनिक अल्सर इन द कोलोन। अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें, अल्सराइटिव कोलाइटिस इज अ क्रोनिक इन्फ्लामेटरी बॉबल डिजीज IBD that cause long lasting inflammation and ulcer in the innermost lining of the large intestine, colon and rectum। अगर हम इसके कारण की बात करें, इम्यून सिस्टम डिसफंक्शन, जेनेटिक काउजेज, कोलोन कैंसर, चेंजेस इन गट बैक्टीरिया आल्सो काउज अल्सराइटिव कोलाइटिस। अगर हम बात करें इसके कॉम्प्लिकेशन की, सीवियर ब्लीडिंग हो सकता है, टॉक्सिक मेगा कोलन हो सकता है, इंक्रीज रिस्क ऑफ कोलन कैंसर, दैट इज ऑल अबाउट अल्सराइटिव कोलाइटिस। अगर हम बात करें अपेंडिक्टिस, अब हमें जो है अपेंडिक्टिस समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि अपेंडिक्स क्या होता है। अपेंडिक्स is a small finger shaped pouch that is attached to the large intestine in the lower right abdominal। ये अपेंडिक्स जो है इसका अभी कोई फंक्शन लेस ही होता है जो कि अटैच्ड होता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से और लोअर एब्डोमेन में, और इसी अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन ही अपेंडिक्टिस कहलाता है। और ये अपेंडिक्टिस एक मेडिकल इमरजेंसी है। अगर ये डिसऑर्डर होता है तो हमें जल्द से जल्द इसके लिए सर्जिकल प्रोसीजर करनी जरूरी है, नहीं तो अगर डिले होगा तो कैन काउज डेथ एंड अदर कॉम्प्लिकेशन। इसमें हम जो है अपेंडिक्स को रिमूव करते हैं, अपेंडेक्टोमी करते हैं।
काउज की बात करें कि क्या कारण है जो अपेंडिक्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो सबसे पहला काउज है हार्ड स्टूल। हार्ड स्टूल बोल सकते हैं, जो ड्राई स्टूल होता है वो धीरे धीरे हमारे अपेंडिक्स में स्टोर हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, जो कि बाद में नहीं निकल पाता है बाहर, जिससे कि इन्फ्लामेशन, सूजन हो जाती है हमारे अपेंडिक्स के अंदर, और ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। स्वेलिंग ऑफ लिम्फ टिश्यू ड्यू टू इन्फेक्शन, अगर इन्फेक्शन होगा तो लिम्फ टिश्यू जो है स्वेल अप हो जाएगा और जिससे अपेंडिक्टिस हो जाता है। बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन, वायरल एंड जीआई ट्रैक्ट इन्फेक्शन, एब्डोमिनल ट्रमा और इंजरी में इरिटेट द अपेंडिक्स। जेनेटिक काउज इट इज आल्सो अ फैक्टर। अब हम बात करेंगे कॉलिसिस्टिस। कॉलिसिस्टिस क्या होता है? इट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लैडर, a small organ that is located beneath the liver that store bile। जो हमारा वाइल जो है जहां पर स्टोर होता है that is called gall bladder, और इसका इन्फ्लामेशन that is called cholecystitis। अब वाइल क्या होता है? एक डाइजेस्टिव फ्लूइड है जो कि यूजुअली जो है हमारे डाइजेशन में काम करता है, और जो हमारा अगर वाइल के अंदर कोई स्टोन हो जाए, हमारा गॉल ब्लैडर के अंदर कोई स्टोन हो जाए, तो ये भी एक काउज है जिसमें में से कि इन्फ्लामेशन हो जाता है। कोई अगर डक्ट जो है, डक्ट में ब्लॉकेज हो जाए विच लीड्स टू द बाइल एक्युमुलेशन, और बाइल एक्युमुलेशन होगा तो ब्लैडर के अंदर जो है, गॉल ब्लैडर के अंदर इरिटेशन होगा। अगर हम इसके काउजेस की बात करें तो गॉल स्टोन, बाइल डक्ट ब्लॉकेज, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एब्डोमिनल सर्जरी और इंजरी, प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग, रैपिड वेट लॉस, ज्यादातर तक हम भूखा रहते हैं या फिर हमारा वेट लॉस रैपिडली हो रहा है, ये सब जो है हमारा कॉलिसिस्टिस कर सकता है। डायबिटीज इज आल्सो अ फैक्टर दैट काउज कॉलिसिस्टिस, इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लैडर। टाइप्स ऑफ कॉलिसिस्टिस, एक्यूट कॉलिसिस्टिस अगर सडन हो रहा है शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए तो हम उसको एक्यूट कहेंगे। अगर लॉन्ग टाइम हो रहा है, लॉन्ग टर्म इन्फ्लामेशन है और ये रिपीटेड है, तो दैट इज कॉल्ड क्रोनिक कॉलिसिस्टिस। अगर इसे हम जल्द से जल्द इलाज नहीं करें तो इससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा, दैट वी विल डिस्कस। गॉल ब्लैडर रप्चर हो सकता है, इसमें इम्पाइमा हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, पस फॉर्मेशन हो सकता है, गैंग्रीन, यहां पर आपका सेल का डेथ हो सकता है, और जो है बाइल डक्ट का इन्फेक्शन भी हो सकता है। अब इसका क्या ट्रीटमेंट है? ट्रीटमेंट है कॉलिस्टोक्टोमी, जिसमें कि हम लेप्रोस्कोपी से सर्जरी करते हैं। ये लेप्रोस्कोपी दूरबीन के द्वारा ऑपरेशन होता है, जिसमें कि हम जो है गॉल ब्लैडर को रिमूव आउट कर देते हैं। ओपन सर्जरी भी हम कर सकते हैं अगर सीवियर केसेज हो तो, और हमारे पास कई ऐसे मेडिकेशन है जिसमें हम बिना सर्जरी के भी हम इलाज कर सकते हैं। बात आता है हेमोरॉइड्स। हेमोरॉइड्स को हम पाइल्स के भी नाम से जानते हैं, तो इसके हम डेफिनेशन की बात करें, हेमोरॉइड्स आल्सो नोन एज पाइल्स, swollen and inflamed veins in the rectum or anus। हमारे जो रेक्टम एरिया में, हमारे जो रेक्टम एरिया के अंदर जो वेन्स होता है, अगर उसके अंदर वेन का इन्फ्लामेशन होगा, दैट कंडीशन इज कॉल्ड हेमोरॉइड्स। और ये जो है इसका जो क्लासिफिकेशन है वो वो जो है उसका फिजियोलॉजिकल, उसका क्या क्लासिफिकेशन का बेसिस है, दैट इज इंटरनल और एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स। इंटरनल का मतलब होता है जो अंदर के तरफ, जो रेक्टम के अंदर से जो वेन गई है, अगर उसके अंदर इन्फ्लामेशन हुई, दैट इज कॉल्ड इंटरनल इन्फ्लामेशन। और अगर रेक्टम और एनस के बाहरी जो वेन है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हुई, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स। और ये जो हेमोरॉइड्स है, दैट इज कॉमन कंडीशन दैट काउज डिस्कम्फर्ट, इचिंग, पेन एंड ब्लीडिंग ड्यूरिंग बॉबल मूवमेंट्स। जब भी हम स्टूल पास करेंगे उस टाइम हमारा ब्लीडिंग हो सकता है, इचिंग होगा, डिस्कम्फर्ट होगा, दैट इज द सिम्टम ऑफ हेमोरॉइड्स। अब हम इसके काउजेस की बात करें, क्या कारण है जिससे हेमोरॉइड होता है? इंक्रीज प्रेशर ऑन द रेक्टल वेन्स। रेक्टल वेन के अंदर अगर प्रेशर बढ़ेगा, ये प्रेशर कैसे बढ़ता है? तो सबसे पहला है ड्यू टू कॉन्स्टिपेशन। अगर लंबे टाइम तक कॉन्स्टिपेशन रहेगा तो प्रेशर बन सकता है। अगर प्रेशर वेन के ऊपर पड़ेगा, दैट काउज पाइल्स और हेमोरॉइड्स। दूसरा, प्रोलॉन्ग सिटिंग ऑन टॉयलेट। टॉयलेट में, वॉशरूम में ज्यादा देर तक अगर हम बैठेंगे तो उससे जो है कहीं ना कहीं हमारे रेक्टल एरिया पे
प्रेशर पड़ेगा जिससे कि हमारा वेन स्वेल अप कर सकता है और दिस कंडीशन इज कॉल्ड हेमोरॉइड्स। वीकनिंग ऑफ रेक्टल एंड एनल टिश्यू, जब हमारा एज बढ़ता है तो ये हमारी जो रेक्टल और एनल टिश्यू जो है वो धीरे धीरे कमजोर जाती है और इससे जो है पाइल्स और हेमोरॉइड होने की चांसेस बढ़ जाती है। क्रोनिक डायरिया, लंबे टाइम तक डायरिया ठीक नहीं होता, डेट आल्सो काउज हैवी लिफ्टिंग, अगर हम हैवी लिफ्टिंग कर रहे हैं, कांस्टेंट कर रहे हैं तो भी हो सकता है, और किसी तरीके का फिजिकल स्ट्रेन लेते हैं तो भी हो सकता है। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ हेमोरॉइड की, तो इंटरनल हेमोरॉइड्स जो कि हमारे लोकेटेड इनसाइड द रेक्टम, ऑफन पेनलेस बट मे काउज ब्लीडिंग, इसके अंदर जो है हमारा जो है पेन नहीं होता बट इट काउज ब्लीडिंग, ब्लीडिंग काउज करता है। अब अगर हम बात करें एक्सटर्नल हेमोरॉइड की, तो जो कि लोकेटेड अंडर द स्किन होता है, अराउंड द एनस, एनस के अंदर होता है, कैन बी पेनफुल, ये पेनफुल हो सकता है, ईची हो सकता है एंड मे ब्लीड, और इसके अंदर ब्लीडिंग हो सकता है। हमने इंटरनल में देखा, इंटरनल में हमें पेन नहीं हो रहा था, ईचिंग नहीं हो रहा था। दूसरा है थ्रोम्बोज्ड हेमोरॉइड, थ्रोम्बोज्ड हेमोरॉइड के अंदर जो है क्लोट का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पर जो है क्लोट का फॉर्मेशन होने के बाद जो है इन्फ्लामेशन हुई वेन के अंदर एंड दैट काउज सीवियर पेन एंड स्वेलिंग, इसके अंदर जो है वेन के अंदर सीवियर स्वेलिंग देखने को मिलेगा और पेशेंट के अंदर सीवियर पेन देखने को मिलता है। अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की, ट्रीटमेंट में जो हमें हाई फाइबर डाइट लेना है, वार्म एंड सीजवात, आपको सीजवात के ऊपर एक वीडियो बन आएगा तो मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा सीजवात क्या होता है। फिलहाल आप इसे अगर बेसिकली मैं आपको अगर शॉर्ट में बताना चाहूँ, सीजवात जो है एक टाइप का जो है मेडिकेशन वात है, जिसमें कि पेशेंट को जो है एक टब के अंदर एक वार्म और कुछ मेडिकेशन के साथ उसमें बैठना होता है कुछ देर के लिए, जो कि थोड़ा सा हॉट एप्लीकेशन आप कह सकते हो, जिससे कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और वहां का इन्फ्लामेशन घट जाता है। तो कभी मैं आपको एनिमेशन के द्वारा समझाऊंगा, फिलहाल के लिए आप इसे स्किप कर सकते हैं। सर्जिकल ऑप्शन के अंदर जो है इसमें हेमरोडक्टोमी करना पड़ता है, जिसमें कि हमारा जो वेन है वो उसका एनास्टोमोसिस हो सकता है, या फिर कोई थ्रोम्बोज्ड है, कोई क्लोटिंग है, तो उस क्लोटिंग को जो है हमें वो क्या कर सकता है, हमें डिक्लोट करना पड़ेगा, उसे कट करना पड़ेगा, है ना। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, अब जो हमारा टॉपिक है दैट इज इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, इसके अंदर बात करें तो ये जो है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इज अ पार्शियल और कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइन, स्मॉल और लार्ज, प्रिवेंटिंग टू नॉर्मल मूवमेंट ऑफ द कंटेंट थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ये एक तरीके का हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का परमानेंटली ब्लॉकेज हो जाता है, चाहे वो पार्शियल हो या मतलब थोड़ा सा खुला हो, या फिर कंप्लीटली ब्लॉकेज, दैट कंडीशन इज कॉल्ड इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। और अगर हम बात करें, ये जो है कहीं ना कहीं हिंडर करता है, रुकावट करता है, हमारा डाइजेस्टिव जो सब्सटेंस है वो सही से मूव नहीं कर सकता। तो जैसे ही पार्शियल ब्लॉकेज हो या कंप्लीट ब्लॉकेज हो, तो ये कहीं ना कहीं मूवमेंट में, डाइजेस्टिव मटेरियल को मूवमेंट करने में ये ऑब्स्ट्रक्ट करता है, रोकता है। अगर हम बात करें काउजेज की, क्या कारण है, तो फॉर्म स्कार टिश्यू फ्रॉम प्रीवियस सर्जरी, कोई कॉलन कैंसर में हमें कहीं पे इंसिजन करना हो तो ऐसे स्थिति में जो है उसमें स्कार का फॉर्मेशन होता है और जिस वजह से ब्लॉकेज हो जाता है। दूसरा हर्निया, हर्निया की वजह से भी इंटेस्टाइन जो है वो बाहर की तरफ पुश आउट हो जाता है, बाहर की तरफ बल्ज आउट हो जाता है, तो बल्जिंग की वजह से जो है हमारा कहीं ना कहीं ब्लॉकेज क्रिएट हो जाता है और उसी ब्लॉकेज से जो है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन काउज हो जाता है। सीवियर इन्फेक्शन, पेरिटोनाइटिस जैसी कंडीशन हो, एब्डोमिनल में जो है काफी ज्यादा इन्फेक्शन हो, तो उस कंडीशन में भी जो है हमारा इंटेस्टाइन जो है ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। कंडीशन लाइक पार्किंसन डिजीज, इट डैमेज नर्व्स ऑफ द बॉडी। पार्किंसन डिजीज एक तरीके का जो है साइकेट्रिक डिसऑर्डर है और इसमें जो है अगर हमारा जो है नर्व्स जो है कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है, तो जो हमारा वेगस नर्व्स है जो कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है, तो अगर उस नर्व्स में इफेक्ट होगा तो जो है हमारा इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। अब जो है पेरिटोनाइटिस है अगला कंडीशन, तो ये हमें नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।